प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी आपकी सेहत के हवाले से जो मामलात हैं वो ज़ेर बहस आएंगे। स्क्रीन के ऊपर नंबर कुछ देर बाद आपके सामने होगा, जिसके ऊपर कॉल करके आप प्रोग्राम में ही आपके सामने चला दिया गया है नंबर। स्क्रीन के ऊपर सब्ज़ रंग की पट्टी पे जो है नंबर चल रहा है, इस पर आपने कॉल करके प्रोग्राम में शामिल होना है। गुजारिश ये है कि मुख्तसर गुफ्तगू कीजिए, अपने और अपने इलाके का नाम बताइए और अपना मसला बयान कीजिए। और प्रोग्राम में अगर आपने कोई बात पूछनी है, आप पहले से अगर पर्चे पर लिख के रख लें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। एक गुजारिश और ये है कि अक्सर लोग जब प्रोग्राम में कॉल करते हैं तो टीवी के ऊपर अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं। तो गुजारिश है कि टीवी के ऊपर जब आप अपनी आवाज़ सुन के जवाब देंगे तो उसमें क्योंकि ताख़ीर होती है चंद लम्हों की, इस वजह से बात ठीक तरह से नहीं हो पाती। इसलिए बार बार ये रिक्वेस्ट की जाती है आपसे कि आप टेलीफोन जिससे आपने कॉल मिलाई है हमारी बात उसी पे सुनकर जवाब दीजिए, या टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, किसी और जगह पर आकर अगर बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये चंद चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है। मुख्तलिफ अमराज पे गुफ्तगू करेंगे। होमियो डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमा है। आप चेयरमैन हैं BBDH, एक फलाई तंजीम है, होमियो डॉक्टर्स के हवाले से काम कर रही है। ब्लू बर्ड्स डॉक्टर्स ऑफ होमियो एसोसिएशन, उसके अलावा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है। CPCIH एक फलाई इदारा है, उसके मेरे साथ मौजूद है। मैं खुश आमदीद कहूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब बहुत सारे सवालात आपके लिए हैं, आपकी खिदमत में आज ज़रूर रखूँगा, लेकिन उससे पहले जो है मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में वो कैंसर के हवाले से और अवेयरनेस के हवाले से आजकल बात हो रही है, तो यहाँ से मैं चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ हो जाए। सवाल वही है कि होम्योपैथिक आखिरी ऑप्शन, यानी सबसे आखिर में होम्योपैथिक का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा और फिर जो कुछ होता है हम हमेशा ज़ेर बहस उसको लाते हैं। फरमाइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शअनियका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये जो आपका सवाल है, और ये सवाल बड़ा एक होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए एक बड़ा पेचीदा सवाल होता है और एक बड़ा मुश्किल इसका जवाब होता है, लेकिन एज अ होम्यो फिजिशियन इस जवाब को बड़ा आसान कर दिया गया है। और क्योंकि हर हवाले से एक ही बात मैं प्रोग्राम में यही चीज़ बात करता रहूँ और बताता रहूँ कि देखें, हमें तीसरा दर्जा दिया गया हुआ है, हमें हमारा दर्जा बढ़ाया नहीं जा रहा, और उसमें कोताहियाँ हम होम्यो फिजिशियन की खुद की हैं, क्योंकि हम आवाज़ उठाते ही नहीं हैं अपने हकूक़ के लिए, और हम आवाज़ ही नहीं उठाते अपनी जगह बनाने के लिए। हम कहते हैं कि जो रोटी रोज़ी चल रहा है बस अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, रोटी रोज़ी चलने दीजिए। बेशक के रिस्क उस पाक परवरदिगार के हाथ में है कि जिसके कब्ज़े में हमारी रिस्क और हमारी ज़िंदगी है, लेकिन उसने आपको अक्ल व शऊर से नवाजा है। आप जब तक अपने लिए कोशिश नहीं करेंगे आपको नहीं मिलेगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये बनी इसराइल नहीं, हम लोग कि हमें मनोसलवा जो है वो आसमान से उतरेगा और हम बैठ के उसको मज़े से खाएंगे और हमारी अय्याशियाँ लगी होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो दौर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का दौर है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सख्तियाँ दीन के लिए बर्दाश्त की, जो पेचीदगियाँ दीन के लिए बर्दाश्त की, जो इल्ज़ामात दीन के लिए बर्दाश्त किए, ये अल्लाह तबारक व तआला का हम मुसलमानों के ऊपर एक एहसान है कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा रहनुमा जो है रहबर हमको दिया। बहुत खूब। अब वो रहबर और रहनुमा की ज़िंदगी उठाकर देख लीजिए, तकलीफ और परेशानियों में जो है कटी। बिल्कुल कोई सहूलत नहीं थी कि जबकि कुरैश के पास हर तरह की सहूलत मौजूद थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई सहूलत मौजूद नहीं थी, ना अच्छा घर था, ना अच्छा रहन सहन था, लेकिन क्या था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सब में अलग रखा, अपना नबी मुंतखब किया, अपना रसूल मुंतखब किया। तो उनके अपने चचा उन पर जब पत्थर बरसा रहे हैं और जिस पर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं कि जो है इनमें से शायद कोई हमारे पास अच्छा मिल जाए और वो दीन को लेकर चल सके, तो आप ये देखें ना कि तकलीफ तो ऊपर से चली चली आ रही है नीचे तक, लेकिन जब तक उसके लिए बात ना की जाए, उसके लिए कुछ कहा ना जाए, उसके लिए एहतजाज ना किया जाए, तो यासिर आप और मैं कोई भी होगा, हम बिल्कुल तालाब की तरह जो बदबू देना शुरू कर देंगे, हम दरिया की तरह बहेंगे नहीं। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है एज ए होम्यो फिजिशियन कि हमें खुद
अपना मकाम बनाना है, बिल्कुल ठीक है। हमें खुद अपने मकाम के लिए लड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि होम्योपैथी के एनवायरनमेंट के हवाले से खुद एज अ होम्यो फिजिशियन हमारे अंदर इतनी सकत और इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हम मरीज को समझा पाएं कि अरे भाई होम्योपैथिक बहुत अच्छा इलाज है, बहुत प्यारा इलाज है, बड़ा सुकूनियत वाला इलाज है। होम्यो मतलब सहूलत के साथ, और थेरेपी मतलब पैथी मतलब हो गया इलाज हमारे पास एक सहूलत के साथ एक आसान इलाज हम आपको दे रहे हैं। लेकिन आप जाते हैं उसी सख्ती की तरफ, आप जाते हैं उसी परेशानी की तरफ, आप जब तक फीस देते नहीं डॉक्टर को सुकून आपको मिलता नहीं है। हम आपसे कहते हैं जी कि बगैर फीस के दवा आप ले लें तो आपको हम भाते नहीं। तो आवाम को समझाने का मकसद ये है, लोगों को समझाने का मकसद ये है कि होम्योपैथिक एक बड़ा ही सहल, बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा तरीके का इलाज है जिसमें आपको तकलीफ नहीं है, अजियत नहीं है, परेशानी नहीं है, टाइम का ज़िया नहीं है। सिर्फ क्या है कि आपने थोड़ी सी जहमत करनी है और अपनी जो बीमारी है हमारे साथ शेयर करनी है ताकि हम उसको बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से जो है हम आपको डायग्नोज कर सकें, हम आपको अच्छे तरीके से दवा दे सकें और आप शिफा की तरफ वापस आए। तो यासिर आपकी बात का तो मैं यही कहूँगा कि जो है सबसे पहले आपकी जो स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए होम्योपैथिक। होम्योपैथिक को आजमा लीजिए, इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो दूसरे किसी इलाज की तरफ जाना जो है वो नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अभी कैंसर जैसे मूजी मरज के लिए जब बात होती है तो फिर जो तरीका है इलाज जो राइज है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है और ख्याल ये है कि जब तक इस तकलीफ़देह मरहले से ना गुजरा जाए तब तक इसका इलाज मुमकिन नहीं है। क्या वाक़तन ऐसा है? क्योंकि देखने में ये आया है कि उस ट्रीटमेंट के बाद भी मसला मुकम्मल तौर पर हल नहीं होता और एक बहुत तकलीफ़देह मुश्किल मरहला है कीमोथेरेपी का। मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में बताएं कि अद्वियात से कैसे ये मुमकिन हो सकेगा। जी यासिर, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, साइंस जितनी तरक्की करती जा रही है उतनी पेचीदगियाँ बढ़ती जा रही हैं। पहले एक सिंपल टेस्ट हो जाता था खून का, ठीक है जी, अब उस खून के हर सेल्स के अलग अलग टेस्ट हो रहे हैं और उस टेस्ट के अलग अलग टेस्ट होने के बाद आवाम के ऊपर बोझ ही डाला जा रहा है और नताइज वही हैं कि एक शख्स को अगर खून की कमी मौजूद है तो भाई उसके खून की कमी का इलाज करके उसको सुकूनियत में लेकर आ जाओ, बल्कि आप उसे मेंटली फिजिकली इतना डिप्रेस कर देते हो, इतना उसको टेंशन में लेकर आ जाते हो कि वो ये सोच रहा होता है कि यार मैं 1000 रुपये दे के टेस्ट कराऊँ या 1000 रुपये अपने बच्चों के लिए घर पे जो है वो कुछ खाने को ले जाऊं या एक दिन का जो है राशन पानी करूं अपने घर को। तो मैं तो यही कहता हूं कि जितना आसान इलाज को किया जाए उतनी ज़्यादा हमारा माशरा तरक्की करेगा और उतनी ज़्यादा बीमारियां माशरे से ख़त्म हो जाएंगी। अब डेंगू जैसा एक टेस्ट है उसको भी आप हज़ारों में ले जाकर करोगे तो एक आम आदमी जो गरीब है, जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, अपने बच्चों को सरकारी अस्पताल में धक्के खिलाएगा और नतीजा क्या निकलता है, या तो जो पेशेंट है डेंगू का वो एक्सपायर हो जाता है या फिर वो नौकरी से जाता है या फिर वो बच्चा स्कूल से जाता है। बिल्कुल सही। तो होम्योपैथिक तरीका है इलाज में, ये जो कैंसर के जैसे मर्ज का इलाज है, आप यकीन जानिए शाफी इलाज और मुकम्मल इलाज है। इसमें आपको कोई केमोथेरेपी की अजियत नहीं है, कीमोथेरेपी की अजियत नहीं है, इसमें आपको कोई ऑपरेशन की अजियत नहीं है, इसमें अज़ा निकालने की कोई अजियत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी जहमत है। ठीक है, या सिर्फ जहमत, थोड़ी सी जहमत है। और वो जहमत ये कि क्लिनिक आए हमारे पास, हमसे डिस्कस कीजिए, हमसे बात कीजिए, हमें अपने मसाइल से आगाह कीजिए ताकि हम आपके लिए एक बेहतरीन जो है वो इलाज होम्योपैथी के हवाले से, कैंसर के हवाले से मुहैया कर पाए। कॉलर पहले हैं, उनको कॉलर हमारी जान है इस प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप कर दें। ठीक, अच्छा, तो बार बार गुजारिश ही की जाती है कि जब आप टीवी के ऊपर अपनी आवाज़ सुनेंगे तो फिर जाहिर है हमसे बात नहीं हो पाएगी, तो जब आप प्रोग्राम में कॉल करें, अगर आप चाहते हैं कि आपने प्रोग्राम में सवाल करना है तो टीवी की आवाज़ बंद करके या किसी और जगह पे जाकर आपने बात करनी है। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ और मेरे पास फिर कोई और चारा नहीं होता, मैं कॉल ड्रॉप कर सकूँ। जी, कैंसर हमारे यहाँ इस वक्त कराची के अंदर अगर हम बात करें या सिंध की बात करें, पूरे पाकिस्तान पे तो हम बाद में बात करेंगे, पहले ज़ाहिर इंसान अपने घर की बात करता है, अपने घर से शुरू होता है। अगर आपके घर में डिसिप्लिन अच्छा है तो आप बाहरी डिसिप्लिन को अच्छा रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे बच्चे जो इस दौर में हम आप देख रहे हैं कि हाफिज माशाल्लाह बड़े तैयार हो रहे हैं अल्लाह तबारक तआला की रहमतों से, लेकिन माहौल अगर घर का देखें तो वही केबिल का चल रहा है। ऐसा ही है।
तो एक बच्चा जो पूरा कुरान सीख कर पढ़ कर समझ कर घर के अंदर आता है, आपके घर में वही झूठ बोला जाए, आपके घर में वही झगड़े रहे, आपके घर में अम्मी अब्बा की वही लड़ाई रहे, तो बच्चा जो सीख कर आ रहा है वो जीरो कर देता है और उसको यही लगता है कि ये जो मैं जा रहा हूँ ना ये सिर्फ टाइम पास है, कि बस मुझे सीखना है और मुझे कुछ भी नहीं करना। इसी तरह ट्रीटमेंट है कि आप जब घर से निकलते हो ट्रीटमेंट लेने के लिए तो आप उस वक्त डबल माइंडेड हुए होते हो, क्योंकि आप तकलीफ में होते हो। अगर एक डॉक्टर आपको सुकून मुहैया करता है, सुकून फराहम करता है और आपके मर्ज को मुकम्मल तौर पर आपके साथ जो है बैठकर उसके मामले पर बात करता है, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे बेहतरीन कोई बात नहीं, उससे बेहतरीन कोई डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कैंसर के हवाले से हमारे यहाँ कराची में जो कैंसर है उसमें सबसे जो इस वक्त बहुत हायर लेवल पे कैंसर चल रहा है वो जो है ब्रेस्ट कैंसर है, दूसरे नंबर पे स्किन कैंसर है, तीसरे नंबर पे लिवर कैंसर है, जिगर का कैंसर हो गया, जिल्द का कैंसर हो गया, छाती का कैंसर हो गया और मैदे का कैंसर हो गया। अब जब इन चीज पर तवज्जो नहीं दी जाती है तो अब कुछ अरसे से अगर देखा जा रहा है तो हमारे पास हड्डियों का कैंसर यानी अच्छा, मेरे कथा कलामी की माजरत जो मुशाहिदे में चीज़ आई है उसमें मैं देख रहा हूँ कि ये जो बच्चे हमारे माशाल्लाह ये पान गुटखा सुपारी जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये मुंह का कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। तो इसके हवाले से भी चंद एक जो है वो सवालात आए थे, कॉलर एक आ गए, उनको शामिल करें, उसके बाद गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, कौन सा आप कहाँ से? बीमारी के हवाले से सवाल करना था। ज़रूर कीजिए। जी मुझे फाइल्स की शिकायत है। ठीक है, उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 38। अच्छा चले ठीक है। काम क्या करते हो भाई? ये कराची से बात कर रहा हूँ। नहीं, काम की नौयत क्या है? काम करते हैं कोई? जी मैं राइडर हूँ, डिलीवरी बॉय। अच्छा डिलीवरी राइडर है। अच्छा, ये मसला आपको तकरीबन कितने अरसे से है फाइल्स का? ये तकरीबन मुझे साल हो जाएगा तकलीफ में ना, कभी ठीक हो जाती है कभी। अच्छा, इसमें ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं होती है? जी ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होती है। ठीक है भाई, मैं अभी आपको बहुत अच्छी सी दवा बता रहा हूँ मेरे भाई को और इंशाल्लाह जल्दी शिफा अल्लाह करीम इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने का। अभी आपको पाइल्स के हवाले से भी हमारे यहाँ ये बड़ा आम सा एक मसला है जो कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी होता है, और जैसे मेरे भाई ने बताया कि ये बाइक वगैरह पे ज्यादा सफर करते राइडर है तो मुसलसल बैठे रहने का इनका काम है, जाहिर सी बात है। तो इनके लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन दवा है, क्योंकि इनको ब्लीडिंग का इशू भी हो रहा है, तो हेमामेलस के नाम से हेमामेलस मदर टिंचर में आप इस्तेमाल करें। दिन में 3 मरतबा, सुबह दोपहर शाम, 20-20 कतरे आधे गिलास पानी में। और परहेज के हवाले से जो है कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ठीक है, सादे पानी का इस्तेमाल करें, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ना लें। शिकंजवी वगैरह आप ले सकते हैं, लेमन का जो बनाते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा जो है वो इंशाल्लाह ताला रहेगा। लेकिन ये है कि हेमामेलस दवा का नाम है, अगर इसका इस्तेमाल भाई शुरू करें, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह बिल्कुल शिफायाब हो जाएगी, ये आपने जो और ये मर्ज जड़ से खत्म हो जाएगा। परहेज इसमें जो है वो शर्त है, कम से कम 3 महीने इस दवा का और कब्ज ना होने दें, इस चीज़ को मेक श्योर करें। कोई ऐसी खुराक ना लें जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन आपको होता हो, तो ये तमाम चीज़ें आपने जो है इसका ख्याल रखना है। ठीक है जी, दवा का इस्तेमाल करें और उसके बाद फिर हमें ज़रूर बताएं। जी अब आपने बड़ा एक अच्छा सवाल किया गुटके के हवाले से, सुपारी के हवाले से, जिसमें हमारे मुंह का कैंसर और दूसरे कैंसर, जबान का कैंसर भी जिसमें शामिल है। जो है देखें, सबसे पहले शऊर की बात है। हमारे यहाँ अभी आप फ़ोन करें तो शऊर बड़ा बेदार किया जा रहा है जब भी आप फ़ोन उठाते हैं छाती के कैंसर का, कि इसका ट्रीटमेंट करें, इसका इलाज करें। अब देखें, मैं तो ये कहता हूँ कि वो बच्चा या बड़ा या औरत भी फ़ोन कर रही है तो वही सुनने को उसको मिल रहा है, तो शऊर बेदार किया जा रहा है। तो ये शऊर गुटके के लिए क्यों नहीं बेदार किया जाता? ये शऊर मुंह के कैंसर के लिए क्यों नहीं बेदार किया जाता? ये शऊर मैदे के कैंसर के लिए क्यों नहीं बेदार किया जाता? जो है ये शऊर हेपेटाइटिस के लिए क्यों नहीं, सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला जाता? अभी डेंगू का बुखार चल रहा है, तो ये शऊर क्यों नहीं बेदार किया जाता कि अपना इस तरह से ख्याल रखें? मुसलसल एक ही शऊर बेदार किया जा रहा है, क्यों? जबकि अगर इसको देखा जाए तो 10% में से 2% आपको ये मिलेगा, 8% और बीमारियां भी मौजूद है जिसका शऊर बेदार नहीं किया जा रहा है। तो ये जो मुंह का कैंसर और जो जुबान का कैंसर है, ये गुटके के अलावा भी जो प्रॉब्लम आती है वो सिगरेट पीने की वजह से आती है, कि जिसकी वजह से जब आप सिगरेट का कश ले रहे होते हैं तो वो ग़िज़ा की नाली में जाने के बाद आपकी पूरी नमी जो है लेकर धुएं की सूरत में वो बाहर निकलता है, और आपके एसोफेगस जो है जो वो ड्राई हो जाती है। और ड्राई होने के बाद इसमें जो एसिड है वो जब उसमें रिएक्शन होता है तो वो जख्म वहाँ पे पड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी कि छिल जाता है। और कोई भी चीज़ खाने से पीने से आपको, हत्ता के पानी पीने से भी उस जगह पे आपको जलन रहती है। पेशेंट क्या करता है, ठंडा पानी
जो वो इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। या फिर इसी के साथ साथ मैं आपको एक कुछ अलामत बताना चाहूँगा कैंसर के हवाले से कि जिसमें वाजे तौर पे चीज़ सामने आ जाती है कि आपके अंदर कोई ना कोई मसला मौजूद है। देखिए, कैंसर में सबसे मेन चीज़ जो पाई जाती है वो तेज़ी के साथ बगैर किसी वजह के वजन का कम होना है। बिल्कुल ठीक है। आप अपने वेट को लॉस कर रहे होते हो, तेजी से गिरा रहे होते हो, और ब्लैक कलर का स्टूल पास होना है, ब्राउन नहीं ब्लैक कलर का स्टूल पास होना है। इसका मतलब ब्लैक कलर के स्टूल पास में ये है, इसमें अगर ये आपको रेडिश आ रहा है और अगर इसमें ब्राउनिश आ रहा है और अगर इसमें रेडिश डार्क आ रहा है ब्लैक, तो सब अलग अलग सिम्टम्स हैं। ब्लैक आने का मकसद ये है कि आपको ब्लीडिंग कहीं हो रही है, लेकिन स्टूल पास तक यानी कि पास होने में उसे वक्त लग रहा है, धीमे धीमे वहां तक पहुंचने के बाद वो एक काला शक्ल वो इख्तियार करके स्टूल जब पास हो रहा है, तो आप शक नहीं करना, यकीन कर लीजिए कि अंदर कहीं ना कहीं कोई जख्म, कोई प्रॉब्लम मौजूद है। तो ब्लैक स्टूल पास होना पहली निशानी है, खास करके जो मैदे का कैंसर होता है उसके, और आंतों का कैंसर उसकी अलामत है। आंतों के कैंसर में अमूमी तौर पे जो स्टूल पास होता है उसमें ग्रीनिश और पस शामिल होता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। तो इस चीज को मैं इसलिए हायर कर रहा हूँ कि ये वो अलामतें हैं जो पेशेंट को खुद जो है पता चल सकती हैं। और वजन का बहुत तेजी से बगैर किसी वजह के गिरने शुरू हो जाना, और बुखार की कैफियत का कुछ अरसे तक मुसलसल आप पे तारी रहना, भूख का ख़त्म हो जाना, और ख़ास करके जो है आपके अजलात जो हैं, मसल्स जो है वो अकड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी आप मुट्ठी नहीं बंद कर सकते, आप बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, नकाहत तारी हो जाती है। तो ये 4 से 5 अलामात वो अलामात हैं जो जिस समय कहीं भी कैंसर का मर्ज जन्म ले रहा होगा तो वहां पर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपने फौरी तौर पर अपना तिब्बी मुआयना करवाना है और इस मसले को हल करना है। ना कि आप ये करें कि बुखार के लिए गए, जाकर मार्केट से दवा ली। मार्केट से इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ दवाएं ऐसी हैं जो आपको परचून की दुकान से भी मिल जाती है जी, एलोपैथिक की। तो आपने क्या किया जी, वो दवा खा ली, आपको फिर आराम हो गया। लेकिन बात यह है कि बच्चा अगर जिद कर रहा है तो ये जानने की कोशिश करें कि वो जिद क्यों कर रहा है, उसका हल क्या निकाला जा सकता है। जुल्म क्या होता है कि हम 2 थप्पड़ लगाकर उसको चुप करा देते हैं, वक्ती तो हम चुप करा देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमने तूफान को आवाज दे दी है। वो बच्चा आज नहीं कल अपनी उस ख्वाहिश को पूरा करेगा, आपके सामने नहीं करेगा, आपसे छुप कर करेगा। यही अलामात अंदर बच्चों की तरह एक अंदर बच्चा हमारे कैंसर बैठा हुआ है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं और उसको दबाए जा रहे हैं, उसकी आवाज को घूटे जा रहे हैं कि एक चीज आपको बुखार की कैफियत आज महीना भर हो गया, आपको महसूस हो रही है, तो आपकी अकल कहाँ है? आपको फील क्यों नहीं हो रहा? आपने टाइफाइड टेस्ट कराया जी ठीक है, आपने डेंगू कराया जी ठीक है, आपने मलेरिया कराया, आपने रोमेटिक फीवर कराया, हर चीज जब आपकी सही आई, बुखार फिर भी आपका खत्म नहीं हो रहा, तो आपको सोचना चाहिए कि ऐसा क्या अंदर जिस्म में हो रहा है कि जिसकी वजह से मुझे मुसलसल बुखार हो रहा है। मुसलसल बुखार का रहना, जिस्म में कपकपाहट का रहना, पीलापन जिस्म पर आ जाना और खून का ड्राई होना शुरू हो जाना, ये खून के कैंसर की वाज़ेह अलामत है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ कराची में मैक्सिममली अगर हम 10% लेते हैं तो 1% बून कैंसर है, यानी हड्डियों का जो कैंसर होता है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि डायरेक्ट हड्डियों पे सारा डाल दिया जाता है, ऐसा नहीं है। किस वजह से हड्डी तक कैंसर पहुंचा उस वजह को पहले आप देखें। बिल्कुल ठीक है। हड्डी का कैंसर नॉर्मल कैंसर में आता है, मतलब इसका कोई इतना हमारे कराची के अंदर या सिंध के अंदर इतना इसका जोर नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्किन खराब है, आपके अजलात खराब है, अंदर जख्म बैठ गया और वो अगर हड्डी तक जाकर पस पैदा कर रहा है तो उस चीज को सही करें, ना कि आप उसको बून मैरो की तरफ लेकर। अच्छा, ये चीज़ क्योंकि इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह हुई है कि एक सर्टेन एज में जाके जब कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो दैट कॉजेज ऑस्टियोस्पोरोसिस, जिसके बारे में अभी हम देखते हैं वो कैंपेन भी चलाई जाती है। अच्छा, मेरा इसके ऊपर थोड़ा सा इख्तिलाफ है, आप ज़्यादा इसके ऊपर वो रखते हैं क्योंकि कैल्शियम डेफिशिएंसी तो एक मसला है, कोई जो चीज़ हम कंज्यूम करते हैं उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कैल्शियम रिच हो, क्योंकि दूध भी हमारा कोई ये पेस्चराइज्ड मिल्क है जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी वो चीज़ नहीं है। तो क्या ऐसी सूरत में जैसे ख्याल आता है कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं जो लेना चाहिए शुरू से ही, और जिनकी अगर ये फैमिली में चीज़ हो तो उनके लिए क्या आप रेकमेंड करते हैं? मैं चाहूँगा ज़रा इस पे देखिए यासिर, जब नाशुक्री करेंगे तो अल्लाह वो नेमत हमसे छीन लेता है कि जो नेमत वो हमें देता है। तारीख के दरीचे में जाएं तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि जो भैंस है वो सबसे आखिर में समंदर से जो है वो खुशकी पर अल्लाह तबारक व तआला उसको लेकर आए। क्यों लेकर आए?
हमने नेचर से हटकर अननेचर पे जब आए, यानी कुदरत से हटकर जो है हम जो मसनूई जब चीजों पर आएंगे। अब ये जो डब्बे वाला दूध है तो ये भी तो मसनूई है, बिल्कुल ऐसा। जो भैंस दूध दे रही है आप उसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते, आपका शक ये है कि जी उसमें मक्खियां पड़ी होती हैं, उसमें घास फूस पड़ी होती है, उसमें गंदगी बहुत होती है, उसमें पानी मिला देते हैं, वो जो लोग काम कर रहे होते हैं वो अच्छे नहीं होते, फला 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 बहुत सारी उसमें आर्गुमेंट्स लगा देते हैं। लेकिन क्या आप जो बॉक्स में डब्बे में आपके पास दूध आ रहा है, क्या आपको श्योर है कि वो दूध है? बिल्कुल सही है। आप देखें केमिकल से दूध बना रहे हैं, वो सर्फ मिला दिया, किसी ने कुछ मिलाया हिलाया, वो सब। तो क्या चलती का नाम गाड़ी रख दोगे? क्या चलती का नाम गाड़ी हो जाएगा? चलती तो जिंदगी भी है, चलता तो दिमाग भी है, चलते तो आप भी है। हम तो गाड़ी नहीं है, हम तो मशीन नहीं है, हम तो एक स्ट्रक्चर है ना, अपने मिजाज, अपने दिमाग, अपने जिस्म के मुताबिकत से अपने आप को कंट्रोल कर ले, अपने दिमाग से अपने आप को कंट्रोल करके चल रहे हैं ना, हमारे पहिए तो नहीं लगे हुए। तो ये कि आप जब फ्रेश मिल्क को छोड़कर आप जब डब्बे वाले मिल्क पर स्टैंडर्ड पे आ जाओगे, तो वो जब स्टैंडर्ड आप आओगे तो जाहिर सी बात है उस स्टैंडर्ड को बनाने के लिए तो सामने वाला कुछ ना कुछ तो करेगा कि आपको अच्छा लगे। तो हम कहने का मकसद सिर्फ ये कि डब्बे का दूध मजबूरी एक अलग बात है, लेकिन फ्रेश मिल्क बहुत ज़रूरी है कि आप फ्रेश मिल्क से जितनी कैल्शियम की मिकदार हासिल कर सकते हैं या सिर्फ आप डब्बे वाले दूध से हासिल नहीं कर सकते। तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि फ्रेश मिल्क का इस्तेमाल करें, ताज़ा दूध मार्केट से लें, उसे गर्म करें और फिर उसको मुख्तलिफ चीज़ें बनाकर उसको इस्तेमाल आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन डब्बे वाले दूध को फॉर एमरजेंसी समझ आता है। और बच्चों के लिए, जो मासूम बच्चे, उनके लिए तो मैं हाथ जोड़कर उन माओ से, उन वालिदैन से ये कहता हूँ कि उनको डब्बे वाला दूध ना पिलाएं, चाहे उसमें किसी भी कंपनी का हो। ठीक है, फ्रेश मिल्क दीजिए, बच्चा सेहतमंद भी रहेगा और बच्चा शार्प भी रहेगा, बच्चा टोल भी करेगा, हाइट भी करेगा, ज़हनी भी होगा और कामयाब इंसान भी बनेगा। ठीक है जी, गुफ्तगू जारी रखते हैं। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी, मुख्तसर सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और इसके अलावा जो सवालात हैं वो भी प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। चलो आ रहे हैं प्रोग्राम में, आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी ना आप कैंसर जैसे मूजी मरज़ के हवाले से, और ब्रेक पे जाने से पहले एक और बड़ा मौजू जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू की वो ये जो हड्डियों में भुरभुरापन, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। अलामात की आपने निशानदेही की है और आप इस्तेमाल, कैल्शियम के इस्तेमाल के बारे में बता रहे थे। अब हमारे यहाँ हर चीज़ का गैर ज़रूरी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसकी वजह ये एक तो शऊर नहीं है, तालीम नहीं है। तो ये जितनी भी अद्वियात बनाने वाली कंपनीज़ हैं, मुख्तलिफ अद्वियात के हवाले से जो टीवी के ऊपर मैं इश्तिहारात देखता हूँ, क्या इसका नतीजा निकल सकता है? ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं, फरमाइए। यासिर, मैं तो ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह शऊर जितना कराची के लोगों में, शायद पूरे पाकिस्तान में लोगों में इतना शऊर ना हो। जो पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग यहाँ मौजूद हैं, और कहते हैं ज़्यादा तालीम भी जहालत की तरफ ले जाती है। हम जिस चीज़ का शिकार होते हैं ना, वो ब्रांडेड का शिकार हो जाते हैं कि ये बड़ा ब्रांडेड है, 4 पैसे मेरे पास हैं जो मुझे बच रहे हैं, तो मैं क्यों ना ब्रांड पे खर्च करूं। तो मैं जो है आ जाता हूं अच्छे की तरफ। और अच्छे की तरफ भी वही होता है कि एक जूता जिसकी कीमत 200 रुपये बिक नहीं रहा होता, उस जूते की कीमत को 600 रुपये करके उस पर जो है 40% का डिस्काउंट माइनस करके वही 200 रुपये का वो बेच देते हैं। और मैं खुशी खुशी उसको लेकर आता हूँ कि यार ये तो मैं जो है भाई सेल लगी थी 50% में, मैं तो उसको लेकर आ गया। खरीद लिया मैंने, बिल्कुल हम लोग इसी चीज़ पर चल रहे हैं। इसी तरह से क्लिनिक के मामलात हैं, इसी तरह डॉक्टर के मामलात हैं, इसी तरह मरीज़ के मामलात हैं। मरीज़ क्या कर रहा है कि जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, या जहाँ बहुत महंगा मिलेगा वहाँ जाएगा। दरमियाना रास्ता यानी हम जैसे होम्यो फिजिशियन को इख्तियार नहीं करता। या तो वो सरकार की तरफ जाएगा या फिर वो प्राइवेट की तरफ जाएगा। होम्योपैथिक का क्योंकि एक जहन में एक नुक्ता ये बैठा हुआ है कि ये बहुत देर पा इलाज है, इसमें बड़ी देर में शिफा होती है, इसमें तो बस अगर बंदे को मरना हो या बंदे ने बेड़ा गर्क कराना हो तो चला जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, ये एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों के जहनों में बैठा हुआ है कि होम्योपैथिक देर पा इलाज है या होम्योपैथिक से फ़ायदा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो है, मुझे एक 22 साल का अरसा अल्हम्दुलिल्लाह इस
फील्ड में यासिर हो चुका है काम करते हुए। तो आज आपके सामने बैठा हूँ यहाँ पर चैनल K21 पे, जो कि एक बहुत हमारा कह सकते हैं, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि हमारा बहुत बड़ा एक सपोर्टर चैनल है, जो होम्योपैथिक को बहुत ज़्यादा प्रमोशन की दे रहा है और हम होम्योपैथिक के साथ शाना बशाना खड़ा है। और मेरा प्यारा भाई यासिर, तो इसकी मेहरबानी है, इसकी मोहब्बत है कि होम्योपैथिक को बहुत अच्छे से समझता है और उसको जो है वो लेके चलता है। मैं जो है सलाम पेश करता हूँ अपने प्यारे भाई को। तो समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि होम्योपैथिक बुरा नहीं है, होम्योपैथिक बहुत अच्छा है, लेकिन अपने जहनों से इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करके एक बार आइए डॉक्टर्स के पास बैठे। लेकिन बदनसीबी और बदकिस्मती या सिर्फ ये कि हमारे पास होम्यो फिजिशियन टोटल 25% क्वालिफाइड है। 75% वो हैं जो दादा की होम्योपैथिक चला रहे हैं, जो नाना की होम्योपैथिक चला रहे हैं, जो अब्बा की होम्योपैथिक चला रहे हैं, और सिर्फ जिन्होंने शायद के DHMS भी कंप्लीट नहीं किया हुआ है। तो ये तो जुल्म है होम्योपैथिक के साथ, और मैं इस बात के लिए सख्त एहतजाज करता हूँ लोगों के लिए कि होम्योपैथिक के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। जो 25% लोग हैं उनको काम करने का मौका मिलेगा तो वो 100% तक आराम से आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। होम्योपैथिक में बिल्कुल इसी तरह है कि डॉक्टर्स जो पुराने बैठे हैं 50-50, 45-45 और 40-40 साल का एक्सपीरियंस लिए बैठे, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। वो एक छोटी सी कुटिया लेकर और उसमें सारा काम कर रहे हैं, जबकि वो नगीना है, वो हीरा होम्योपैथिक के। लेकिन हमारी मोनोपोली ऐसी है कि हम चाहते हैं कि बस मैं अगर कर रहा हूँ तो मुझे ही करते रहना चाहिए और दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। जबकि प्रोग्राम के अक्सर मैं प्रोग्राम में ये कह चुका हूँ कि सिर्फ मैं नहीं हूँ भाई, जिसने आना है चैनल K21 पर आए, होम्योपैथिक की बात करे, खुलकर डिस्कस करे होम्योपैथिक के हवाले से। आपके लिए चैनल के दरवाजे खुले, किसी ने मना नहीं किया आपको, लेकिन बात यह है कि सारी जिम्मेदारी बोझ मेरे ऊपर ही डालोगे तो जाहिर सी बात है मुझे ही झेलना पड़ेगा, मुझे ही होम्योपैथी के लिए लड़ना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि होम्योपैथी का एक मकाम, जो होम्यो फिजिशियंस हैं, जो नए फिजिशियंस आए हैं और जो पुराने फिजिशियंस हैं, वो आए, आके इसको एक मकाम दे पूरे माशरे के अंदर, कराची के अंदर, कराची से बाहर, पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। बात यह है कि हम डरते हैं, हम खौफजदा होते हैं कि वो एलोपैथिक डॉक्टर है, वो तो पैथोलॉजी पढ़ा हुआ है, वो तो जो है फिजिक्स पढ़ा हुआ है, वो तो बड़ा डेंजर हो जाएगा हमारे लिए, हमें तो पता ही नहीं कुछ भी। क्यों नहीं पता भाई? ये किताबें किस लिए हैं? जाओ पता करो बुखार कैसे होता है, जाओ पता करो कैंसर की वजूहात क्या हैं, अल्सर की वजूहात क्या हैं, आपके जो बुखार है उसकी वजूहात क्या हैं, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, आप उनसे अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हो। बिल्कुल ठीक है। हम सिर्फ डरते हैं, खौफजदा होते हैं कि यार, अब वही मैंने बात की 75% उन डॉक्टर्स की कि जो जद्दी पुश्ती होम्योपैथिक को लेकर चल रहे, उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें तो ये पता है कि आर्निका, बेलाडोना, आर्सेनिक एल्बम, ब्रायूनिया, रेस्टॉक्स, इसका करना है क्या है, बस मुझे तो ये पता है, मुझे एनाटॉमी जानने से क्या लेना देना, जबकि सारा खेल इसी का है। ऐसा ही आपकी बड़ी हड्डियों में, रान की हड्डी या बाजू की हड्डी में दर्द हो रहा है तो उसकी दवा कुछ और है, जबकि पिंडली वगैरह में दर्द हो रहा है उसकी दवा कुछ और है, टखने की हड्डियों की दवा कुछ और है होम्योपैथिक में। बिल्कुल ठीक है। तो जब मुझे पता ही नहीं होगा कि जो प्रॉब्लम है कहाँ पे हो रही है, इधर क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरे टखनों में क्या प्रॉब्लम हो रही है, या मेरे हड्डियों में जो दर्द हो रहा है उसकी वजूहात क्या है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, चंद एक सवालात इस हवाले से भी हमारे पास आए थे। सर्वाइकल का जिसको इशू है या फिर स्पाइन के अंदर कोई और अगर प्रॉब्लम होती है, होम्योपैथिक के जरिए कैसे इसकी ट्रीटमेंट होती है ये बताइएगा। और ख़ास तौर पे शटिका का जो पेन है, ये इसकी बड़ी शिकायत मौसूल हो रही है। सर्वाइकल के लिए तो मैं एक बात करूंगा कि हम 70 से 80% दुरुस्त तरीके से नहीं बैठते हैं। मैं चाहूँगा ज़रा आप जवाब दें तफसील से, लेकिन एक कॉलर है, पहले उनको शामिल कर लिया जाए, उसके बाद गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, मेरे बेटे के नाक में हड्डी और गोश्त दोनों साइडों पे बड़ा हुआ है। ऑपरेशन तो नहीं करवाया था? अभी नहीं करवाया। बिल्कुल जरूरत नहीं ऑपरेशन करवाने की, इंशाल्लाह आपको छींकें बहुत आती हैं, जी जी बहुत तकलीफ में होते हैं ये मौसम खास करके। तो ये हकीम साहब तो सारी बातें सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात इनके बारे में ये भी है कि ये लोग पैसे बहुत ज्यादा लेते हैं। अभी पकड़ लेते हैं, आप फिक्र ही ना करें, जाने नहीं देंगे आज इनको, जब तक ये जवाब नहीं देंगे इनको मैं आज छोड़ूंगा नहीं, आज ये घर नहीं जा सकेंगे, इसका तो इनको जवाब देना पड़ेगा, आप फिक्र ही ना करें। जी बिल्कुल, आपको इसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अब बताएं ये क्यों पैसे ज्यादा लेते हैं और पैसे ज्यादा क्यों शिकायत की? अब देखिए, इसमें हम लोग जब चलते थे ना, मतलब आपको बताऊं कि
30 रुपए से लेकर हफ्ते भर की दवा चला करती थी, 100 रुपए तक हफ्ते भर की दवा चली। उस वक्त एलोपैथिक 1000 रुपए हफ्ते की चलती थी। तो मुआवजा लोग पैसों से करते हैं। मैं इनकी बात का जवाब दूं कि पैसों से मुआवजा होता है कि अगर मैं दवा के 500 रुपए हफ्ते के ले रहा हूँ तो मैं सस्ती दवा दे रहा हूँ, मेरी दवा में असर नहीं होगा। इसलिए कि कोई दवा है 5 रुपए में पूरे हफ्ते की दवा दे रहा है, भाई ये कैसी दवा है भाई? हम तो अस्पताल जाते हैं 3000 वो 3 घंटे में हमारे ले लेता है, बराबर कर सही है, 1 घंटे में ही हमारे 3000 ले लेता है। तो ये 1 हफ्ते में सिर्फ 500 रुपए ले रहे हैं, ये कैसा इलाज होगा? ये तो बड़ा सुस्त इलाज है। तो मकसद हम खुद होम्योपैथिक डॉक्टर ने अपना मेयार गिराया है। हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुत हाई जाए। अब भाई आप जर्मनी की दवाएं ले लें, आप फ्रांस की दवाएं ले लें, ये इंतहाई हद तक एक्सपेंसिव है ना, बहुत एक्सपेंसिव है, सस्ती तो नहीं है। बाहर से आते हैं, फिर बिल्कुल, सारा कुछ फैक्ट बाहर से मेडिसिन आता है, तो बाहर उस से पर आते हैं, टैक्स भी लगता है, उस पर बहुत सारे उस पर टैक्सेस होते हैं। फिर यहाँ पे आने के बाद उसके एक रेट बनते हैं, फिर रेट बनने के बाद डॉलर्स है या यूरो है, उसके हिसाब से वहां से पेमेंट हो रही होती है और यहाँ पर उसी हिसाब से वो बिक रहा होता है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह महंगाई चल रही है या जिस तरह से हालात चल रहे हैं, तो अगर आप उस मामले को लेकर चलते हैं तो जरा इस तरफ भी सोचिए, ठीक है, कि जो 500 रुपए की दवा दे रहे थे, अब 500 रुपए की दवा तो किसी तौर हमें वारा नहीं पड़ रही ना, हमें बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हम तब भी बहुत बेहतर हैं उससे कि जो आप बाईपास कराने मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए लगा रहे हैं, आपके हम 10,000 रुपए में वो काम आपको करके दे सकते हैं। तो अब ये करना है, आपने इनका एड्रेस मैं ऊपर चला भी रहा हूँ, अभी आपको खुद एड्रेस भी बताएंगे। आप कराची में रहती हैं फरीदा बहन, आप जाएंगी, ये आपसे जो है वो ना कोई फीस लेंगे, सिर्फ ये दवाई के पैसे, दवा के पैसे भी नहीं देंगे मुझे। आप सिर्फ ये बताइएगा कि आप चैनल के 21 के थ्रू आई हैं, बिल्कुल ठीक है, यासिर और हम शो पर बैठे थे, आपसे मेरी बात हुई है, बस ठीक आप हो 1 गया, रुपया मत दीजिएगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाती। बस टोटल इलाज आपका हमारे क्लिनिक से होगा। ये मसला आपका हमने हल कर दिया। मेरा आपसे वादा है। एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, फोन के ऊपर जवाब दें, फोन के ऊपर जवाब दें, वक्त कम है मेरे पास, आखिरी चलना बात है, फोन के ऊपर जवाब दें। जी अस्सलाम वालेकुम, चले बस छोड़े। अच्छा, मैं यासिर बताना चाहूँगा, कैंसर के हवाले से कुछ हेल्पिंग मेडिसिन में जो है वो बताना चाहूँगा, स्पेशली ताकि हम इन चीज़ों से और इन से अपने मरीजों को महफूज रख सकें, क्योंकि ये बड़ा एक गहरा और बड़ा लंबा मौजू है, लेकिन जाहिर सी बात है हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट होता है। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगले पे भी इंशाल्लाह हम इसको इसी मौजू पे गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कुछ दवाएं हैं जो मैं बताना चाहूँगा। जो है सबसे पहले जो मेडिसिन है इफ्ज़मा तकद्दुम के तौर पे, स्पेशली जब मैदे का आपको कंफर्म हो जाए कि कैंसर है, तो वो आयरस वेग के नाम से ये मेडिसिन हमारे पास मौजूद है। इसका कंटिन्यूसली इलाज आप शुरू कर दें, इससे अंदर जो पस बन रहा है और जो इन्फेक्शन है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और साथ साथ अगर खून की कमी मौजूद है, नीलापन चेहरे के ऊपर आता है और एकदम ब्लड शॉर्ट हो जाए, तो साथ साथ इसके कार्बोवेज का भी इस्तेमाल कंटिन्यू रखें। आयरस वेग और कार्बोवेज ये दोनों दवाएं वो दवाएं हैं जो मैदे के अल्सर से आपको बाहर निकाल के लाकर खड़ा कर देंगी। अगर आपने बड़ा अच्छा वो सवाल किया था मुंह के कैंसर का, कि अगर मुंह का कैंसर है और बहुत सख्त तरीके से इसमें क्योंकि सर्जरी की जाती है, इसके अलावा तो कोई हल नहीं है, तो मैं आज आपको 2 दवाएं ऐसी बता रहा हूँ कि अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो आपको, लेकिन कुछ अरसा लगेगा, ये नहीं कि आप समझेंगे, लेकिन ये कि दिल से कीजिएगा। अमूमी तौर पे मुंह में छाले भी होते हैं और मुंह का अल्सर भी हुआ होता है, उन लोगों के लिए 2 दवाएं बता रहा हूँ। पहली दवा है एंटीमोनियम क्रूडम है, जो जिसका प्रॉपर इस्तेमाल कैंसर के से निजात दिला सकता है। इसके साथ साथ बोरिक्स है, जो कि बहुत ज़रूरी है एंटीमोनियम क्रूडम के साथ देना, ताकि ज़बान के ऊपर जो छोटे छोटे छाले हैं वो सही हो जाए। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कैंसर में से पस आ रहा होता है और बाज़ दफ़ा ये रुक जाता है, जब हम दवाएं देते हैं, एलोपैथिक दवाएं खिलाते हैं या हिकमत की खिलाते हैं, तो ये दब जाता है और ये और ख़तरनाक हो जाता है। फिर तो समझ लीजिए कि बंदे ने कंफर्म अपनी मौत का सफ़र शुरू कर देना होता है। तो बस 2 मिनट में आपसे और लेके इसको मैं फाइनल करूँगा। जी, तो बस इसमें करना क्या है कि इसमें आप नहीं करना है कि पल्सर टीला के नाम से एक मेडिसिन है, अगरचे पस निकलते निकलते दब गया है तो इसको कंटिन्यू वो पस हो जाएगा और अंदर से जख्म खुश्क हो जाएगा और कैंसर के जो मामलात हैं वो अल्लाह की रहमतों से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर सलमान, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इंशाल्लाह इस मौजू के ऊपर आगे चल के यानी कि अगला बिल्कुल इंशाल्लाह एक प्रोग्राम और करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। इजाजत लेने का वक्त है, अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाजत।